हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए। टाइम टेबल में सुबह देखिए, सुबह आपकी 10 बजे, सुबह 10 बजे आपकी करंट की क्लास होगी, शाम के 7 बजे होगी, रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेज आपकी कंटिन्यू वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए जिसका नाम है वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन। टेलीग्राम के एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तब आपको ये सर्च बार पर ये चैनल मिलेगा, ऑफिशियल चैनल। और साथ ही साथ में लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और आप लोग मुझसे मिल सकते हैं मुनमुन ब्लॉग्स पर, मुनमुन ब्लॉग्स पर आप मुझसे मिल सकते हैं, वहाँ पर मुझे देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अच्छे रिप्लाई की है उनके नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रहे उनके नाम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग डिटेल में रिप्लाई करते हैं और साथ ही साथ में आपकी ये मुझे पता चलता है ना आपके अंदर वो जानकारियाँ बढ़ रही हैं, तो अच्छा लगता है। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल किस राज्य में या फिर किस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया। जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। आपको बताते चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए, रास तरंगड़ी किसकी रचना है ये आपको बतानी है। मैंने कई बार, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है, रास तरंगड़ी के लेखक कौन है। रास तरंगड़ी में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया, यहाँ की राजनीति का उल्लेख किया गया, जम्मू कश्मीर की राजनीति का उल्लेख किया गया रास तरंगड़ी में। और जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है रऊफ, लऊ शाह, चक्री, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो जनजाति में डोगरा, बाकरावल, दमारा, बल्टी, ये सभी यहाँ की जनजातियाँ। और अगला हमारा पॉइंट है गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? फिर आप रिप्लाई करेंगे जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, यहाँ पर आप देखेंगे कानचोट उत्सव। कानचोट उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है? इसमें प्राचीन नाग संस्कृति, ये पहली बात तो ये जानिए, जो ये उत्सव होता है प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक है। और साथ ही साथ में ये कब मनाया जाता है? ये जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और बहुत ज़्यादा शीतलहर होती है, तो उसके बीच की स्थिति में ये मनाया जाता है ये उत्सव, ठीक है। और यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये मैप में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति। और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू है विंटर में और श्रीनगर है समर में। और उपराज्यपाल की बात करते हैं तो कौन है उपराज्यपाल? उपराज्यपाल यहाँ के हैं मनोज सिन्हा। आगे यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न रिलेटेड है कहाँ से, ये भी देखिए, अभी आप लोगों ने जल्द में ही करा था करंट अफेयर में। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में खोला गया। आपको बताते चलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, जो इग्लू से बनाया गया वो कैफ़े है, उसे नाम दिया गया, क्या नाम है? स्नो ग्लू है, स्नो ग्लू है। और ये किसने बनवाया? वसीम शाह ने बनवाया। किसने बनवाया है? वसीम शाह ने बनवाया है स्नो ग्लू। स्नो ग्लू किसका नाम है? दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू कैफ़े है वो है जम्मू कश्मीर में, उसका नाम है स्नो ग्लू और वसीम शाह ने इसे बनवाया। अब अगला हमारा पॉइंट आता है, सारी चीज़ें देखिए, जितनी भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत के साथ मैंने बनाया है, आप सभी को पता भी चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं करेंगे। आपके शेयर से, लाइक से और साथ ही साथ में आपके फीडबैक से कमेंट सेक्शन में हमें बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है कुछ अच्छा प्रोवाइड करने की, आपको अच्छा देने की, अच्छा करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ से संबंधित है? यहीं से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से ही। ऑपरेशन सद्भावना
ये भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, राइट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना, ठीक है, ये है। और आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान कहाँ पर चलाया गया? जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान कहाँ पर चलाया गया? ये भी उत्तर आपका सही होता है, जम्मू कश्मीर में। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 1000 अटल टिंकरिंग लैब ATL अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ पर हम नीति आयोग के बारे में जाने या फिर हम आगे बढ़ते हैं? नीति आयोग के बारे में हम आपसे पूछेंगे GS की क्लास में, जो रात 10 बजे की क्लास होती है। नीति आयोग के बारे में, योजना आयोग के बारे में सारी चीज़ें मैंने क्लियर बता दी। कब योजना आयोग नीति आयोग में बदला, और योजना आयोग के प्रमुख कौन होते हैं और नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, और प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है वो भी मैंने बताया, CEO कौन है वो भी बताया गया। तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन में सारी चीज़ बताएंगे इससे रिलेटेड। ये समझिए आज का आपका पहला सवाल बन जाता है, राइट। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, जो ये अटल टिंकरिंग लैब है, ये AIM की पहल है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, इसकी पहल है। और ये जो पहल है बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास, वैज्ञानिक विचार को बढ़ावा देगी। ये जो 1000 अटल टिंकरिंग लैब का ये कॉन्सेप्ट है, इसके द्वारा क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? ये बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास, वैज्ञानिक विचार, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ वैज्ञानिक विचार को बढ़ावा देगी। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक सोचने की जो क्षमता होती है, मानसिक जो विकास है, उसके साथ साथ उनकी समझने की क्षमता, करके सीखने की क्षमता, इन सभी चीज़ों का विकास होगा, ठीक है। चलिए ये सब जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने देखी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 58th सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसने की? 58th सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? उत्तर आपका सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर करेंगे। पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो शतरंज की बात हो रही है ना, तो ग्रैंड मास्टर शतरंज के खेल में ही बनते हैं। तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद का नाम आता है, और इनकी एक आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। क्या है आत्मकथा इनकी? माइंड मास्टर है, राइट। चलिए आगे देखेंगे, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर में किसका नाम आता है? तो आता है विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम, राइट। अगला प्रश्न हमारा आता है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर, 73वें मतलब सबसे लेटेस्ट नवीनतम ग्रैंड मास्टर, इनमें किसका नाम आता है? भरत सुब्रमण्यम का नाम आता है। और अगर हम यहाँ पर आगे बात करते हैं, शतरंज की ही बात हो रही, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तर आपका 20 जुलाई से ही होता है। और यहाँ पर एक प्रज्ञानंद नाम आप लोगों ने करंट में सुना होगा, बड़े ही फेमस रहे, चर्चा में रहे। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इनको हराया। मैग्नस कार्लसन को हरा करके इतना क्या नाम कमा लेना है। तो ये मैग्नस कार्लसन जो है लगातार, मतलब 2011 से 5 बार से लगातार ये शीर्ष रैंक हासिल कर रहे हैं। तो शीर्ष रैंक पर हासिल करने वाले बंदे को पछाड़ना, हराना, ये बड़ी बात होती है। तो प्रज्ञानंद जो है, ये इन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे, अगला हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, कोनेरी एग्जाम में पूछा गया है, कोनेरू हम्पी का संबंध किससे है? शतरंज के खेल से है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से ये किससे संबंधित है? तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका उत्तर बनेगा शतरंज से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आगे देखिए यहाँ पर पूछा भी गया है, चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनका पूरा नाम है। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बता भी दिया। चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो ये रहा आपका सवाल, इसे मैंने इसीलिए छोड़ा है। ये आपका बीच बीच में ऐसे हम सवाल पूछते रहेंगे आपसे। पहला सवाल आपका नीति आयोग से संबंधित है, जो कि आपके जीएस से है। साथ ही साथ में आपका करंट से रिलेटेड है, चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? आपको नीचे कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। आगे बढ़ेंगे, दिवस से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर दिवस कब मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा 24 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर ये कैसा कर है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर ये कैसा कर है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष कर है, राइट। चलिए, अच्छा, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, और इसको हम एक जगह पर ऐसा कवर करेंगे ना, एक ही जगह पर ऐसा कवर करेंगे, आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। जीएसटी में आप देखेंगे, इसे हम कहते हैं वस्तु और सेवा कर कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका बन गया, फुल फॉर्म पूछा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वस्तु और सेवा कर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस कर की कैटेगरी में आता है? कौन सा कर है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला हमारा बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राज्य सूची में रखा गया है या फिर इसे केंद्र सूची में रखा गया या फिर समवर्ती सूची में? उत्तर आपका सही हो जाएगा, इसे समवर्ती सूची में रखा गया, राइट। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी को कब जोड़ा गया? तो ये 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसे जोड़ा गया। आपको पता है 101वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो लागू कब हुआ है? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। इसको 2016 में जोड़ा गया, 2017 से इसे लागू। क्वेश्चन है, बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत, बजट में आय का सबसे बड़ा स्रोत उधार है और सर्वाधिक व्यय ब्याज अदायगी। आयकर, निगम कर, जीएसटी ये सभी किस प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं? ये सभी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। आयकर हुआ, निगम कर हुआ, जीएसटी हुआ, अप्रत्यक्ष कर है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आय का सबसे बड़ा स्रोत सेवा कर है। आय का सबसे बड़ा स्रोत किस कर से मिलता है? सेवा कर है। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चलैया समिति, चलैया समिति किस से संबंधित है? चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट ये बनता है कि करंट में चला भी है खूब, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स कितना % लगता है? क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स 30% लगता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने के चांसेस हैं? 9.27%। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा 2020-21 में कितना होगा? 6.9%, 6.9%, और साथ ही साथ में 22-23 में 6.4%। कितना है? 6.4%। आगे बढ़ेंगे, हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है? जेबी महापात्रा है, राइट। और अगला है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी, इसके अध्यक्ष हैं विवेक चौधरी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके अध्यक्ष हैं विवेक चौधरी। अब बढ़ते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लैवेंडर की खेती या फिर बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? लैवेंडर की खेती या फिर बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है? किससे मतलब किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी से है? उत्तर आपका सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड अभी 1-2 दिन पहले आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट बताए थे, याद होगा आपको। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी, अभी इससे पहले के भी क्वेश्चन में बताया। तो आगे चलते हैं,
यहाँ पर देखते हैं ये जो खेती है केंद्र सरकार के अरोमा मिशन का हिस्सा है। अरोमा मिशन का हिस्सा है ये। अरोमा लैवेंडर की खेती या बैंगनी क्रांति। लैवेंडर का अगर आप फूल देखेंगे बैंगनी कलर का होता है, ये ऐसे दिखता है, अच्छा सा लगता है। उस पर लगभग आप देखेंगे जो धूप बत्ती होती है ना, उस पर लैवेंडर की स्मेल वाली होती है, तो उस पर देखने को मिल जाएगी आपको। और ये भारत का अगला पॉइंट हमारा है, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन। भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पर ओपन किया गया? यूके उत्तराखंड में, जिसका नाम है सुरभि गार्डन। सुरभि महक से ही रिलेटेड है। अब बात करेंगे यहाँ पर एशिया की, तो एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर खोला गया है? एशिया का पहला ट्यूलिप गार्डन ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अब यहीं पर हम देखते चलेंगे सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? T49 सुमवर से अरपिनचला के बीच, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 12.758 किलोमीटर के करीब है। राइट, चलिए आगे यहाँ देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा नदी पर बना रेल पुल। नदी पर सबसे ऊंचा रेल पुल जो कि नदी पर बना हुआ, ये क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो कि नदी पर बना हुआ है वह है जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब नदी पर है। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर आपका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर है। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सीड योजना का शुभारंभ किया गया। सीड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सीड योजना का शुभारंभ किया गया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। बात करेंगे यहाँ पर सीड के फुल फॉर्म की। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सीड योजना का शुभारंभ किया गया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। यह है कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अब सीड के बारे में देखेंगे। सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs या फिर DNTs। अब यहाँ पर आप देखेंगे DNTs का भी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये है डिनोटिफाइड नॉन डोमेस्टिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग के कल्याण के लिए योजना शुरू की गई। आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और इस वर्ग को वंचित कैसे माना जाता है? ये मतलब इस वर्ग को वंचित माना जाता है जो DNTs है, लेकिन इसे वंचित क्यों माना जाता है? ये मतलब DNT सबसे उपेक्षित, हाशिए पर और आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय हैं। ये पीढ़ियों से बदहाली का जीवन जी रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थी। और इन जनजातियों ने आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया, तो इस तरीके से वंचित माने जाते हैं। और यहाँ पर मैंने क्लियरली ये देखिए डिटेल में बता दिया आपको। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बात करेंगे अनुसूचित जाति की। अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 के अंडर में है और इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। विजय सांपला है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। अब अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A के अंतर्गत है, इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। अब यहीं पर आगे आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी आर्टिकल 338 के ही अंतर्गत है। ये बी में है, ये ए में है और ये कंप्लीट ही 338 ही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये इसके अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। क्लियर है? आपको यहाँ पर बताते चलते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। 102वां राष्ट्रीय
संशोधन अधिनियम 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जानते रहिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और इससे आप लोगों ने आउट ऑफ सिलेबस का करार भी दिया। अब यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। और ये राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम 1990 है और इसकी स्थापना कब हुई, 31 जनवरी 1992, अधिनियम 1990 के तहत, ठीक है, अधिनियम 1990 के तहत इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय महिला आयोग की, कब, 31 जनवरी 1992 को। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये आप जानिए, पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति कौन रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया। पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति रहे हैं काका साहेब कालेलकर, ठीक है, पिछड़ी आयोग के प्रथम सभापति रहे काका साहेब कालेलकर। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट बनता है, महिला और बाल विकास मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, स्मृति ईरानी है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह है। कौन है, सरदार इकबाल सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। और साथ ही साथ में अगला हमारा और क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रियंक कानूनगो। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। और अगला हमारा पॉइंट है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, प्रेजेंट टाइम में है मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अल्पसंख्यक या कुछ आयोग के बारे में, उनके अध्यक्ष और कुछ आर्टिकल और इनकी स्थापना कब हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, राइट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी आप लोग कंजूसी नहीं करेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो गुरु महोत्सव 2022 के आयोजन की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में किया गया। राजस्थान में कहाँ पर, पोखरण। तो राजस्थान के पोखरण में गुरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत हुई है 1979 से। कब, तत्कालीन सीएम जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत के समय में, ठीक है, इनके द्वारा। और इस महोत्सव का नाम इस बार जो रखा गया है वो है उम्मीदों की उड़ान। क्या नाम है, उम्मीदों की उड़ान। और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इस महोत्सव में बीएसएफ भाग लेते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और तो बात आती है बीएसएफ की, तो प्रेजेंट टाइम में बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार सिंह है। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। और एक वो अब मतलब जिसे कहते हैं ऑपरेशन चलाई गई, ऑपरेशन गर्म हवा, ऑपरेशन सर्द हवा, ये किसके द्वारा चलाई गई है, बीएसएफ के द्वारा। तो इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है और एक साथ सारे जितने भी अभी हमने क्वेश्चन करवाए उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी करवाएंगे। और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कर दिवस कब मनाया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, किसान मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। इन दोनों क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई करनी है, ठीक है। और अगर मुझे कोई कमेंट पसंद आया तो स्क्रीन पर ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में रिप्लाई करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और तीनों क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करिए, सुबह 10 बजे की, शाम 7 बजे और रात 10 बजे, ठीक है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।